बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम शुरू करेंगे नया अध्याय 14 जिसका नाम है गुणनखंडन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुणनखंडन होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है गुणनखंडन, तो दी गई संख्या या दिए गए व्यंजक के आपको खंड करने हैं और वह खंड कैसे होने चाहिए? गुणन में। नाम है गुणनखंड, गुणन में होने चाहिए ये सारे खंड। तो आप इसको समझें प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड से, जो कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे कोई प्राकृत संख्या आपको दी गई है 30, इसके करने हैं आपको गुणनखंड। तो क्या लिख सकते हैं आप? 30 को 30 गुणा 1 लिख सकते हैं। 30 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा। इसी प्रकार 30 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 15, 15 दूनी 30, तो हमको क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। तो 30 को हमने क्या करा? इन दो खंडों में लिखा जो आपस में कैसे हैं? गुणन में है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 30 को हमने दो खंडों में विभाजित कर दिया जो आपस में गुणे में है। और आप क्या लिख सकते हो? 30 को 3 गुणा 10 भी लिख सकते हो। यहाँ भी ये अलग तरह के खंड किए हैं जो आपस में गुणे में है। या क्या लिख सकते हैं? 5 अंक 30 5 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 2 और 3 ये भी क्या है? गुणे में है। तो ये क्या है? 30 के खंड हुए गुणनखंड। समझ में आया? यहाँ पर ये आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं किसी भी प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सारे हैं 2 15 3 10 5 6 2 3 1, ये सब 30 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है इस प्रकार 1 2 3 5 6 10 15 और 30 संख्या 30 के गुणनखंड हैं। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि 2 3 5 कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो स्वयं से और केवल एक से ही विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए 5 किसी और की टेबल में आता है? नहीं आता। सिर्फ इसको किससे डिवाइड किया जा सकता है? 5 से डिवाइड करके आप 1 ले आओगे। या 5 1 से विभाजित होता है और उत्तर आता है 5, परंतु इसके अतिरिक्त ये किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो 2 3 5 7 ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। तो 30 के गुणनखंडों में हम देखते हैं कि 5 2 और 3 ऐसे गुणनखंड हैं जो कि अभाज्य हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं 30 के अभाज्य गुणनखंड। इनमें 2 3 और 5 संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, क्योंकि ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आई प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड। तो इसी पे आधारित होगा बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। अब बीजीय व्यंजक आप पढ़ चुके हैं। आपके अध्याय 9 का नाम ही ये था, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो हमको इस अध्याय में देखने हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो देखते हैं हम। जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी हो तो वह उसका अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है। तो ये उदाहरण हमने समझ लिया। 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यह 30 का अभाज्य गुणनखंडन रूप है। ये क्लियर है? अब देखते हैं अगला टॉपिक, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। जैसे हमने प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड समझे कक्षा 7 में, अब कक्षा 8 में आपको समझना है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। बीजीय व्यंजक आप अच्छे से समझते हैं क्या होता है? तो देखिए, बीजीय व्यंजकों के पद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनते हैं। अब जैसे ये कोई बीजीय व्यंजक दिया है 5xy प्लस 3x, ये कोई बीजीय व्यंजक है। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है। इसके ये क्या कहलाते हैं? इसके पद कहलाते हैं। तो इसमें कितने पद हैं? इस बीजीय व्यंजक में 2 पद हैं। पदों के योग के रूप में बीजीय व्यंजक लिखा जाता है, ये हम समझ चुके हैं। तो इसमें कितने पद हैं? ये 2 पद हैं। अब यहाँ ये समझाया जा रहा है कि बीजीय व्यंजक के जो पद हैं वह गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये पहला पद 5xy, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा x गुणा y लिख सकते हैं। जब आप इनको गुणा करोगे 5 गुणा x गुणा y तो क्या आ जाएगा? 5xy आ जाएगा। तो इसके इस पद पहले पद के गुणनखंड क्या हो गए? 5x और y हो गए। इसी प्रकार दूसरा पद है यहाँ 3x।
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा x। तो ये 3x के गुणनखंड क्या हो गए, 3 और x हो गए इसके गुणनखंड। तो बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद को गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ ये क्लियर है। तो देखिए दूसरा उदाहरण, ये समझ में आया। बीजीय व्यंजक ये दिया गया था, इसमें 2 पद हैं, प्रत्येक पद को गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिख के आपने बता दिया। अब देखिए व्यंजक, अब आपको दूसरी तरीके का एक व्यंजक दिया है 3x x + 2। अब ये पहले ही गुणे के रूप में दिया है, 3 और x के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा है, x और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा है। तो यहाँ पर अगर ऐसे व्यंजक दिया है और इसके गुणनखंड पूछे हैं तो ये पहले ही गुणनखंड के रूप में ही दिया गया है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3x और ये x + 2। आगे इसमें 3x और x + 2 ये 3 गुणे के रूप में दिए गए हैं आपको, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसको आगे आप नहीं तोड़ सकते, 3 को और क्या लिखेंगे, नहीं लिख सकते, x को और कुछ नहीं लिख सकते, x + 2 को आगे कहीं विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये सारे गुणनखंड जो इसके आगे विभाजित नहीं हो सकते वो क्या कहलाएंगे, अखंडनीय गुणनखंड। जैसा कि आपने प्राकृत संख्याओं में देखा था, 30 = 2 × 5 × 3। यहाँ पर न 2 को आगे विभाजित किया जा सकता है, न 5 को आगे विभाजित किया जा सकता है, न 3 को आगे विभाजित किया जा सकता है। तो हमने क्या कहा था, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पर अभाज्य शब्द यूज नहीं करके आप यहाँ बोलेंगे अखंडनीय गुणनखंड कहलाते हैं, इनके आगे खंड नहीं किए जा सकते। तो ये समझ में आया, अखंडनीय गुणनखंड क्या होते हैं, जिनको आगे आप खंड में नहीं बांट सकते, वह उसके अखंडनीय गुणनखंड कहलाते हैं। यहाँ अभाज्य नहीं यूज़ करके आप यूज़ करेंगे अखंडनीय गुणनखंड। क्लियर है। अब समझते हैं अगला टॉपिक, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड की विधियाँ। तो आपको पहली विधि यहाँ पढ़नी है सार्वगुणनखंडों की विधि। अब सार्वगुणनखंड, सार्व मतलब होता है कॉमन। तो देखिए इसको समझते हैं उदाहरण से। ये उदाहरण दिया है 2x + 4 के गुणनखंड कीजिए। एक व्यंजक दिया गया है 2x + 4, आपको इसके गुणनखंड करने हैं। देखिए ये कोई बीजीय व्यंजक है, इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 2 पद, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो अभी हमने समझा बीजीय व्यंजक में पद गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका जो पहला पद है उसको गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिख दिया। तो इसके 2 खंड बन सकते हैं, 2 × x, और इसका दूसरा पद है 4। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो क्या लिख दिया, 4 = 2 × 2, इसको भी गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिख दिया। अब आप क्या लिख सकते हैं, अतः 2x + 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × x + 2 × 2। अब इन दोनों पदों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या है, कॉमन है। तो इसको लिख लिया हमने बाहर। और यहाँ बीच में क्या बचा, देखिए ये हो गया 2 × x और ये हो गया 2 × 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको हमने ले लिया कॉमन बाहर। इस वाले पद में क्या बच गया, अब 2 कॉमन आने के बाद x बचा तो x लिख दिया, बीच में चिन्ह है प्लस, ये लिख दिया प्लस। अब 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा है, 1 2 और बचा है, तो ये क्या आ गया, 2 × x + 2। अब आपने जो पहले अध्याय में परिमेय संख्याओं में हमने पढ़ा था बंटन था, तो देखिए 2 का गुणा x में होगा तो क्या आ जाएगा, 2 × x, फिर 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या आ जाएगा, +2 × 2, यही चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं कॉमन और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x + 2। क्लियर है। अब ये देखिए ये दोनों गुणे में आ गए, बीच में कुछ नहीं है, 2 और x + 2 के बीच में, इसका मतलब गुणा में है। तो हमने क्या किया, ये जो व्यंजक दिया गया था इसको क्या कर दिया, गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, इनके बीच में गुणा है, तो ये जो खंड हुए इनको क्या बोलेंगे हम, गुणनखंड। तो यही पूछा था, इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक पद के गुणनखंड कर दीजिए।
ये पहले पद के गुणनखंड, ये दूसरे पद के गुणनखंड। फिर आपको देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है उन दोनों, या जो अगर 3 पद दिए तो तीनों पदों में जो कॉमन है उसको कॉमन बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में जो बचा है वह लिख दिया। तो ये क्या आ गए, 2 वो x+2 दिए व्यंजक के गुणनखंड है। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये पहली विधि क्या करनी है, सार्व गुणनखंडों की विधि। सार्व मतलब जो कॉमन है वह कॉमन निकाल के आपको गुणनखंड करने हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम इसका एक और उदाहरण, 5xy + 10x के गुणनखंड कीजिए। हमको दिख रहा है इस व्यंजक में कितने पद हैं, 2 पद हैं। पहला पद 5xy, तो 5xy के गुणनखंड किए 5 गुणा x गुणा y। दूसरा पद है यहाँ 10x, 10x के गुणनखंड किए, 10 मतलब 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, x भी है तो गुणा x लगा दिया। अतः क्या लिख सकते हैं, 5xy को 5 गुणा x गुणा y प्लस, ये लिखा प्लस 10x 5 गुणा 2 गुणा x। अब देखिए कॉमन क्या है, 5 यहाँ है, यहाँ भी है, x यहाँ है, यहाँ भी है, तो 5 गुणा x को रख दिया बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा है y प्लस यहाँ बचा है 2, तो y + 2। तो ये ही जो वांछित गुणनखंड है वो हो जाएंगे 5x और y + 2। क्लियर। तो ये गुणनखंड रूप में लिख दिया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5x y + 2। ये सब गुणे में है तो ये गुणनखंड रूप हो गया इसका। ये व्यंजक दिया था आपको, बीच में तो प्लस था, यहाँ पर गुणनखंड रूप नहीं था, आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो क्या हो गया, 5x y + 2। क्लियर। अगर आप इसको गुणा करेंगे वापस तो ये वाला ही आ जाएगा। कैसे, देखिए हमने समझा है, ये बाहर इसका गुणा यहाँ पर होता है, प्लस इसका गुणा दूसरे में भी होता है बंटनता से। तो क्या हो जाएगा, 5x गुणा y 5xy, ये आ रहा है 5xy प्लस, तो ये भी प्लस है, 5x गुणा 2 5 दूनी 10x, तो ये आ गया 10x। वापस हमको जो पहला व्यंजक दिया था वह मिल गया। इसका मतलब ये इसका दिए गए व्यंजक का गुणनखंड रूप है। क्लियर। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है गुणनखंड की दूसरी विधि। क्या दी है, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए ये एक उदाहरण दिया है, 2xy + 2y + 3x + 3। इस व्यंजक में कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 4 पद। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद हो गए। अब देखिए इन चारों पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2xy है, यहाँ 2y, इनमें तो कॉमन है। 3x, यहाँ पर x कॉमन, यहाँ पर नहीं है फिर x। अब यहाँ पर तो ना x है ना y है, यहाँ सिर्फ 3 है, तो यहाँ 3 नहीं है इन दोनों में। इसका मतलब ऐसा कोई भी टर्म या कोई भी ऐसा चर या अचर ऐसा कोई भी नहीं है जो चारों पदों में है और हम कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो फिर इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो जो पहली विधि थी सार्व गुणनखंड द्वारा गुणनखंड, वो हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब कैसे इसका गुणनखंड होगा, तो देखिए आप इन दोनों में कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, 2 पदों में निकल सकता है, यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है। अब इन दोनों पदों में भी कुछ कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल। यहाँ 3x है, यहाँ 3 है, मतलब 3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों पदों में। तो आपको इस विधि में क्या करना है, पदों के पुनः समूहन द्वारा, आपको ये पद दे रखें, किन्हीं भी 2-2 करके पद आप पास में रखें और फिर कॉमन निकालें। पुनः समूहन मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर सकते हैं। ये क्या, ऐसा प्लस में तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, जैसे कि 4 + 2 भी 6 होता है, 2 + 4 भी 6 होता है। तो ये सभी प्लस में तो आगे पीछे किया जा सकता है और फिर समूह बना के आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इस व्यंजक में सभी पदों में कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, ऐसा कोई सार्व गुणनखंड नहीं है जो प्रत्येक पद में हो, चारों में से कुछ भी एक साथ कॉमन नहीं निकल सकता। परंतु 2xy + 2y में 2y सार्व गुणनखंड है, 2y इधर भी है, ये 2 और ये y, ये 2 और ये y, तो 2y सार्व गुणनखंड है इन दोनों पदों में। अतः 2yx + 1 इसको लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए 2xy को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x गुणा y, और दूसरा पद है 2y, 2 × y, ये 2 दोनों में, ये y दोनों में है,
तो 2y कॉमन निकाला, पहले पद में x बचा, ये लिख दिया x, प्लस इसमें कुछ नहीं बचा, मतलब एक तो हमेशा गुणे में लिखा जा सकता है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। तो आपने क्या लिख दिया, इन दोनों को 2y x प्लस 1 लिखा जा सकता है, ये 2y x प्लस 1 लिख दिया। आगे अतः 2y x प्लस 1 गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार दूसरे दो पद 3x प्लस 3 में 3 सार्व गुणनखंड है, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए 3x, 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 कॉमन, क्या बचा यहाँ x प्लस ये क्या बचा 1, तो क्या लिख दिया हमने 3x प्लस 1 गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया? दो के हमने समूह बनाए और फिर कॉमन निकाला है, क्लियर। अब आगे क्या होगा देखिए, अब 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 हमने क्या करा, इन दोनों का एक ग्रुप बनाया, इन दोनों का एक ग्रुप बनाया और इन दोनों में कॉमन निकाला 2y और लिख दिया x प्लस 1। इन दोनों में 3 कॉमन निकाला और बच गया x प्लस 1, क्लियर। अब देखिए ये 2 पद हो गए हमारे पास, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हमने निकाल लिया बाहर कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 2y बचा, ये आ गया 2y प्लस ये प्लस, यहाँ क्या बचा 3 बचा है, तो ये आ गया 2y प्लस 3। अब ये दोनों गुणे में है, ये पहला पद गुणा ये दूसरा पद हो गया गुणे में, तो क्या लिखेंगे, अतः ये दिए व्यंजक का गुणनखंड रूप है। इस प्रकार दिए गए व्यंजक के पदों को पुनर्व्यवस्थित कर समूह बनाकर गुणनखंड किया जा सकता है, यही पुनः समूहन है। तो ये विधि का नाम क्या था, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। तो पुनः समूहन समझ में आया, आप पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, 2 पदों को पास पास रखेंगे, कोई भी 2 पद जिसमें कॉमन निकल रहा है, ये तो पास पास ही रखे थे, अगर ये 2y पीछे होता तो आप पहले 2y को आगे ले आते, इन दोनों को समूह में बना के लिख के और फिर कॉमन ले लेते हैं। तो यही विधि क्या कहलाती है, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आई ये वाली विधि। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, तीसरी विधि क्या है, सर्व समीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंड। अब अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाओं में हम सर्व समीकाएं भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए मानक सर्व समीकाएं हम पढ़ चुके हैं, 3 होती है, कौन कौन सी, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम समझ चुके हैं, ये पहली सर्व समीका। दूसरी देखिए a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तीसरी सर्व समीका हमने पढ़ी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 मानक सर्व समीकाएं हैं जो कि हम अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों मानक सर्व समीकाओं को काम में लेते हुए आपको दिए गए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करने हैं। तो इनको काम में लेते हुए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए समझिए, ये जैसे अगर बीजीय व्यंजक दिया गया है तो इसका ये गुणनखंड हो गया, कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है a प्लस बी का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है, मतलब गुणे का चिन्ह है, तो ये गुणनखंड रूप हो गया। तो यहाँ पर यदि इस रूप में आपको दाएं पक्ष के रूप में अगर आपको कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है तो उन बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड इनके कौन से पक्ष के समान हो जाएगा, बाएं पक्ष के समान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी बीजीय व्यंजक दिया है उसकी तुलना करनी है इस दाएं पक्ष से, और अगर इनके बराबर है, इनसे तुलना हो जाती है तो उनका गुणनखंड क्या हो जाएगा, उसके इनके बाएं पक्ष के बराबर उनका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए पहले हम दिए हुए व्यंजक को देखते हैं, यदि यह उपरोक्त सर्व समीकाओं में से किसी एक के दाएं पक्ष के रूप का है तो उस सर्व समीका के बाएं पक्ष के संगत व्यंजक से वांछित गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। ये भी गुणन रूप में है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इनके जो बाएं पक्ष है वह गुणनखंड रूप है
और ये वाले अगर आप दिए गए बीजीय व्यंजक से तुलना करने पर इनके बराबर होता है तो उनके गुणनखंड इसके बराबर हो जाएंगे। तो इसको भी हम समझते हैं उदाहरण से। देखिए ये एक उदाहरण है 9y² माइनस 24y प्लस 16, यहाँ x नहीं है, प्लस 16 दिया गया है। अब यहाँ हम तुलना करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास सर्वसमीकरण कौन सी है? a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का स्क्वायर। अब इससे तो तुलना नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ तो दोनों प्लस होते हैं, यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो दूसरी सर्वसमीकरण क्या है? a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस b का स्क्वायर। यहाँ तुलना करनी है तो देखिए यहाँ पर क्या है? a², तो जो पहला है पद इसका उसको स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है क्या? तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y² आ जाएगा। अब पीछे भी क्या होना चाहिए? b²। यहाँ 16 दिया गया है, 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आता है आगे चिन्ह माइनस, यहाँ भी माइनस है, पीछे आता है प्लस तो यहाँ भी प्लस है। अब आता है माइनस 2ab, ये माइनस 2, a की जगह 3y, b की जगह 4। इसको गुणा करके देखो ये 24y आ रहा है क्या? तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24y आ रहा है 24y। तो इसका मतलब जो दिया गया व्यंजक है उसको हम किस रूप में लिख पा रहे हैं? इस वाली सर्वसमीकरण के a माइनस b का स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। सर्वसमीकरण 2 के दाएं पक्ष के समान है दिया गया व्यंजक, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? सर्वसमीकरण 2 का बायां पक्ष। तो क्या है? जो कि सर्वसमीकरण 2 के दाएं पक्ष के समान है, अतः इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? a माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह हमने क्या माना है? 3y माइनस b की जगह कितना है? 4 का स्क्वायर। तो ये गुणनखंड रूप हो गया। क्या है ये? 3y माइनस 4 गुणा 3y माइनस 4 ही तो है स्क्वायर मतलब, तो ये बीच में कुछ नहीं मतलब गुणे के रूप में आ गए। तो ये क्या कर दिया हमने? दिए गए व्यंजक को गुणनखंड रूप में लिख दिया। क्लियर है? समझ में आया? तो आपको सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए, मानक सर्वसमीकरण जो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम एक और सर्वसमीकरण पढ़ी थी। इन 3 मानक सर्वसमीकरणों के बाद में चौथी सर्वसमीकरण भी हमने पढ़ी है, जो कि क्या है? सर्वसमीकरण 4 x प्लस a x प्लस b बराबर होता है x² प्लस a प्लस b x प्लस ab। ये भी हम पढ़ चुके हैं अध्याय 9 में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? आपको जो भी व्यंजक दिया गया है उसकी आपको तुलना करनी है इसके दाएं पक्ष से। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ भी x नहीं है, ये तो उसी रूप में हो गई। तो आप इसकी तुलना आप करेंगे सर्वसमीकरण 1 व 2 से, परंतु यहाँ तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि सर्वसमीकरण 1 और 2 में लास्ट में आता है b²। अब ये 20 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 20 किसी भी संख्या का वर्ग होता है? नहीं होता है। इसलिए आपको सर्वसमीकरण चौथी के बारे में सोचना होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर है x² प्लस 9x प्लस 20। क्लियर? तो आपको याद आएगा कि ये तो सर्वसमीकरण 1 के बराबर लग रहा है। यहाँ x² है, ये दोनों जगह प्लस है और इसी रूप में था सर्वसमीकरण 1, परंतु हमने क्या समझा है? सर्वसमीकरण 1 में तो a² प्लस b² होना चाहिए। 20 को क्या लिख सकते हैं आप? न 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, किसी का भी ये स्क्वायर या किसी का भी वर्ग नहीं होता है 20। इसलिए अब आपको क्या सोचना होगा? सर्वसमीकरण 4 के बारे में। 4 में क्या होता है? x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? ये चीज़ तो नहीं हो रही। अब देखिए x² प्लस 9x प्लस दिया है 20। 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। 5 चौक 20 तो होता ही है। स्क्वायर रूप में नहीं लिख सकते, पर ये तो लिख सकते हैं 5 गुणा 4। अब यहाँ देखिए 5 गुणा 4 20 हो रहा है और 5 प्लस 4 कितना होता है? 9 हो रहा है। ये आ रहा है बीच में 9। तो ये देखिए क्या हो गया? ये x², इसको 9 को लिख सकते हैं 5 प्लस 4। ये पीछे x तो था ही गुणे में, 9 को क्या लिख दिया हमने?
5 प्लस 4, क्लियर है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बंटन था 5 गुणा एक्स प्लस 4 गुणा एक्स प्लस 5 गुणा 4, 20 को ये लिख दिया। अब पुनः समूहन हमने पढ़ा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, तो क्या बच गया यहाँ पर एक एक्स प्लस यहाँ क्या बच गया 5, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है तो 4 कॉमन, क्या बच रहा है यहाँ एक्स, ये प्लस यहाँ क्या बच रहा है 5। अब ये 2 पद हो गए, ये पहला ये दूसरा, इनमें क्या कॉमन है, एक्स प्लस का 5 कॉमन आ रहा है तो ये लिख दिया एक्स प्लस 5। और क्या बच रहा है यहाँ एक्स, ये प्लस और ये 4, एक्स प्लस 4। अब ये देखिए गुणा है बीच में तो ये गुणनखंड रूप में हो गया, इसका मतलब ये व्यंजक का गुणनखंड रूप क्या हो गया, ये वाला हो गया x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो देखिए सर्व समीका 4 के दाएं पक्ष से तुलना करने पर, ये जो सर्व समीका 4 थी इसके दाएं पक्ष क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इससे इसकी तुलना करी, इसको क्या लिख दिया 20 को 5 गुणा 4 लिख दिया, तो ये 9 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 4, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, इस फॉर्म में लिख दिया इसके दाएं पक्ष के बराबर। तो इसका जो बायां पक्ष है x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो अतः इसका गुणनखंड सर्व समीका 4 के बाएं पक्ष से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 एक्स प्लस 4 होगा। ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बाएं पक्ष से तुलना करी और ये आ गया x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखते हैं बीजीय व्यंजकों का विभाजन। अब आप बीजीय व्यंजकों का गुणन तो पढ़ चुके हैं अध्याय 9 में, यहाँ हमको पढ़ना है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। देखिए विभाजन कैसे करते हैं, विभाजन गुणन की प्रतिलोम संक्रिया है, ये हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, देखिए यहाँ पर उदाहरण से 7 गुणा 8 56 होते हैं, 7 गुणा 8 56 ये हम जानते हैं। यहाँ से आप क्या देखते हैं कि 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इस 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, या 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है संख्याओं के ऊपर। तो ऐसा ही बीजीय व्यंजकों के लिए भी होता है, यही बीजीय व्यंजकों के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2x गुणा 3x स्क्वायर बराबर 6x क्यूब होता है। कैसे, 3 दूनी 6, यहाँ 1x है, यहाँ x स्क्वायर है तो क्या हो गया x क्यूब हो गया, 6x क्यूब हो गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 6x क्यूब को 2x से डिवाइड करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 3x स्क्वायर, या 6x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 2x। जैसा यहाँ हमने किया था वैसा ही हमने यहाँ किया है। ये क्लियर है। तो देखिए आगे, एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन करना है, 6x क्यूब को डिवाइड करना है 2x से, तो कैसे करेंगे, देखिए 6x क्यूब के गुणनखंड हम जानते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। x क्यूब है मतलब x का गुणा कितनी बार है 3 बार, और 2x का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 गुणा x। अब आपको क्या करना है, 6x क्यूब को डिवाइड करना है 2x से, तो आप क्या लिख सकते हैं 6x क्यूब का जो हमने गुणनखंड रूप लिखा है वो लिखा, डिवाइड किया इसको 2x 2 गुणा x से। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये x से x कट गया, क्या बचा 3x स्क्वायर। x कितनी बार है 2 बार, तो ये उत्तर आया 3x स्क्वायर। समझ में आया कैसे एक पदी का एक पदी से विभाजन होगा। जो ऊपर वाला एक पद है उसको गुणनखंड रूप में लिख दो, डिवाइड में लिखो, जिससे भाग लगाना है उसका भी गुणनखंड रूप, और कुछ कटता है तो काटेंगे और जो बचा वो उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक बहुपद का एक एक पदी से विभाजन। बहुपद हम जानते हैं ये कितने, इसमें 3 पद है तो ये क्या है एक बहुपद दिया गया है, इसको डिवाइड करना है एक एक पदी से, जैसे ये 2y से डिवाइड करना है ये वाला, तो ये क्या हो गया बहुपद का एक एक पदी से विभाजन। देखिए अब 4y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6y, पहला पद क्या है इसका 4y क्यूब, इसको गुणनखंड रूप में कैसे लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये लिख दिया 2 इंटू 2,
वाई क्यूब मतलब वाई कितनी बार लिखना होगा आपको, 3 बार, प्लस दूसरा पद है 5y²। 5 तो एक अभाज्य संख्या है तो इसको क्या लिख देंगे, 5 ही लिखेंगे। 5 गुणा y² को y इंटू वाई लिख दिया, प्लस तीसरा पद क्या है 6y। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 होता है तो ये लिख दिया 2 गुणा 3, y एक ही बार है इसलिए लिख दिया गुणा y। अब हम देखते हैं कि इन तीनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर है 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 3 बार है, प्लस 5/2 गुणा y गुणा y। ये ऐसा क्यों किया है हमने, ये जो पद है 5y², देखिए 5y², इसको क्या लिखा है हमने 5y इंटू वाई लिखा है। अब देखिए 2 सभी पदों में है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, परंतु इस वाले पद में तो 2 कहीं नहीं था। अब हमको चाहिए यहाँ पर 2, यहाँ पर हमको चाहिए 2, तो ऐसे ही तो गुणा नहीं कर सकते, हमको 2 चाहिए तो 2 का आप क्या लगा दो, भाग, तभी तो क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया मतलब 1 का गुणा तो आप किसी में भी कर सकते हैं। कैसे, ये 10 लिखा है तो 10 को 10 गुणा 1 तो लिख सकते हैं ना। 1 का गुणा तो किसी में भी किया जा सकता है क्योंकि 1 का गुणा करने से संख्या पे, दी गई संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ 1 का ही गुणा किया है क्योंकि जिसका गुणा किया उसका ही हमने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। ऐसा कर सकते हैं, ये हम समझ चुके हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया 5/2 और पीछे गुणा कर दिया 2 का। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमको 2 सारे पदों में कॉमन निकल जाएगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया 5/2 इंटू वाई इंटू क्या कर दिया 2। क्लियर है ना। अब आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए अब यहाँ भी 2 आ गया तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए ये y यहाँ भी है, एक y यहाँ भी है, एक y यहाँ भी है, बस ये कॉमन निकल रहा है। तो हमने 2y कॉमन निकाल लिया। अब देखिए पहले पद में क्या बचा, ये 2, ये y और ये y मतलब 2y², तो ये लिख दिया 2y² प्लस ये आया प्लस क्या बचा यहाँ पर 5/2y कॉमन, 5/2y बचा है तो ये लिख दिया 5/2y प्लस ये लगाया प्लस। इसमें क्या बचा है, इस वाले पद में सिर्फ 3 बचा है तो ये लिख दिया 3। तो गुणनखंड रूप क्या लिख सकते हैं, 2y कॉमन आ गया, बचा क्या है 2y² प्लस 5/2y प्लस 3। तो ये हमको क्या करना था, दिए गए बहुपद को 2y एक पदी से विभाजित करना था, जो कि हमने कर दिया। ये अभी तो क्या लिखा है आपने, इस बहुपद को गुणनखंड रूप में लिखा है। क्लियर। अब आपको इसको डिवाइड करना है 2y से। तो देखिए आगे इस बहुपद को डिवाइड करना है 2y से, इसका गुणनखंड रूप ये हो गया। अब डिवाइड करना है 2y से, तो देखिए ये 2y आपस में कट गए तो क्या बच गया 2y² प्लस 5/2y प्लस 3। तो ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक बहुपद को एक पदी से डिवाइड करना है तो पहले इसको गुणनखंड रूप में लिख लेंगे और फिर जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुपद का बहुपद से विभाजन। पहले क्या पढ़ा था हमने, एक पदी का एक पदी से विभाजन, फिर हमने पढ़ा बहुपदी का एक पद से विभाजन। अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद का बहुपद से विभाजन। देखिए उदाहरण से समझते हैं। आपको ये एक बहुपद दिया गया है, इसको डिवाइड करना है इस दूसरे बहुपद से। तो कैसे करेंगे, देखिए हल। 7x² को क्या लिख दिया 7 गुणा x गुणा x प्लस 14 को क्या लिख दिया 7 गुणा 2 और x भी है तो 7 गुणा 2 गुणा x। गुणनखंड रूप में लिख दिया प्रत्येक पद को। अब हम देखते हैं इनमें कुछ कॉमन है क्या। तो देखिए 7 इधर भी है, इधर भी है, x इधर भी है, इधर भी है, बस ये 7x कॉमन आ गया तो ये लिख दिया 7 गुणा x कॉमन। क्या बच गया यहाँ पर x बचा, ये प्लस प्लस यहाँ क्या बचा 2 बचा, तो ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 2। तो गुणनखंड रूप क्या हो गया 7x x प्लस 2। अतः अब क्या हो जाएगा, जो इस बहुपद का आपको क्या करना था डिवाइड करना था x प्लस 2 से, तो इस बहुपद को इस रूप में लिख दिया गुणनखंड रूप में 7x x प्लस 2 और इसको भाग लगाना है x प्लस 2 से। ये कट गया तो उत्तर क्या आ गया 7x। तो कैसे करना है बहुपद का बहुपद से विभाजन, जो बहुपद दिया गया है उसको गुणनखंड रूप में लिख दिया और फिर जिससे भाग लगाना है उससे भाग लगाया,
तो आ गया हमारे पास उत्तर। क्लियर, समझ में आया बहुपद का बहुपद से विभाजन। चलते हैं इस अध्याय के अगले टॉपिक पे, जो कि है त्रुटि ज्ञात करना। ये लास्ट टॉपिक है इस अध्याय का। तो देखिए त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ दिया है 3x + x + 5x बराबर 72। हमने समपद पढ़े थे। समपद क्या होते हैं? जिसका चरभाग समान होता है। तो इन सब के ही चरभाग कितना है? x x x, मतलब ये समपद है। क्लियर। यहाँ पर इसका सिर्फ x लिखा है, इसका मतलब इसके आगे अचर क्या है? कुछ नहीं दिया है, मतलब 1x लिखा जा सकता है। अब यदि आप इनको जोड़ते हैं, क्योंकि ये समपद है, समपद आपस में जुड़ सकते हैं या घटाना चाहें तो हम घट भी सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो समपदों को जोड़ा आपने, 5 + 3 कर दिया। आपने सोचा यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है, तो आपने इसको छोड़ दिया, तो आपने लिख दिया 5 और 3 8x बराबर 72। तो ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। देखिए 5 × 1 लिखा है तो आप, और 5 × 1 × 2 ये लिखा है, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 5 × 2, 5 दूनी 10। 1 को हमने छोड़ दिया, क्योंकि 1 से गुणा करना मतलब सेम ही बात है। परंतु यहाँ पर हमको जोड़ना है, तो आप इस 1 को छोड़ नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा? ये 3 और 1 4 और 5 9x बराबर आएगा यहाँ पर 72। तो x बराबर आ जाएगा 8। ये सही है और ये गलत है। क्लियर। तो आपको किसी पद के गुणांक 1 को प्रायः दर्शाया नहीं जाता है, परंतु समान पदों को जोड़ते समय हम इसे योग में सम्मिलित करते हैं। गुणे के टाइम आप छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 से गुणा करने में वापस हमको वही चीज़ प्राप्त हो जाती है, परंतु जोड़ते समय आप 1 को नहीं छोड़ सकते। क्लियर है। ये कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये सिंपल x लिखा था, इसका मतलब इसके साथ में गुणे में क्या है? 1 तो है ही। क्लियर है, ये समझ में आई। तो ये वाली गलती बच्चे अक्सर करते हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है। दूसरी देखिए, दूसरी त्रुटि जो बच्चे करते हैं क्या है? x बराबर दिया है -3, तब 5x को क्या लिख सकते हैं? बच्चे लिख देते हैं 5x की जगह -3। तो ये मतलब क्या हो गया? 5 में से 3 घटा के 2 लिख दिया, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 5 के साथ x का गुणा था। यहाँ पे तो आपने क्या कर दिया? 5 में से 3 घटा दिए। सही तरीका क्या है? यहाँ 5x, 5 के साथ गुणे में है x, x मतलब जो दिया है -3, तो उत्तर आएगा -15। ये सही है और ये गलत है। इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो एक ऋणात्मक मान रखते समय कोष्ठकों का प्रयोग करना याद रखें। ये कोष्ठक अगर नहीं लगाया होगा तो आप कर देंगे 5 - 3, जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड त्रुटि, तीसरे नंबर की त्रुटि समझिए क्या है। ये दिया है 3x - 4। ये तो हम समझ चुके हैं कि इस 3 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। यदि आपने ऐसे कर दिया 3x - 4, मतलब एक में ही गुणा किया, x में गुणा कर दिया 3x, परंतु पीछे वाले में गुणा नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? इस 3 का गुणा इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, तो 3x - 12 ये सही होगा। क्लियर, समझ में आई। तो क्या लिखना है? जब कोष्ठकों में बंद किसी व्यंजक को उसके बाहर लिखे अचर या चर से गुणा करते हैं, तो व्यंजक के प्रत्येक पद से उस अचर या चर को गुणा किया जाता है। अगर अंदर 3 पद होंगे तो तीनों पदों से गुणा होगा, 4 पद हैं तो चारों पदों से गुणा होगा इस कोष्ठक के बाहर वाली संख्या का। संख्या है तो संख्या, चर है तो चर का गुणा सबसे होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चौथी नंबर की त्रुटि, 2x का स्क्वायर अगर आपको दिया है तो आपने ये लिख दिया 2x², मतलब इस चर को तो स्क्वायर कर दिया परंतु इस अचर भाग को स्क्वायर नहीं किया, तो ये गलत है। इसका मतलब है स्क्वायर कोष्ठक का स्क्वायर, इसका मतलब कोष्ठक में जो भी चीज़ें हैं उन सब का स्क्वायर होगा। तो इस 2 का भी स्क्वायर होगा 4 और इस x का भी स्क्वायर होगा x²। तो ये चीज़ तो सही है और ये गलत है। समझ में आया। तो देखिए, जब आप एक पदी का वर्ग करते हैं तो संख्यात्मक गुणांक और प्रत्येक गुणनखंड का वर्ग किया जाता है। क्लियर, समझ में आया। अगली त्रुटि देखिए, 5वीं क्या है? x - 5 का स्क्वायर दिया है,
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये लिख दिया आपने। ये कौन सा सूत्र लगा दिया आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सही है क्या, नहीं है, क्योंकि सर्वसमीकरण 2 से हम क्या जानते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र सही से लगाना है आपको। ये लगाया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab की जगह यहाँ दिया है 5, तो 5 दूनी 10x माइनस 10x प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, जो कि सही है और ये गलत है। तो इसका मतलब कोई भी जो सूत्र आप प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी सूत्र प्रयोग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि क्या वह सूत्र वास्तव में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो सूत्र आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपको देखना है कि वो आप सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये 5वें नंबर की त्रुटि। आप छठी देखिए, छठी क्या है, a प्लस 5/5, ये आपको भाग लगाना है। तो आपने क्या करा, तो ये 5 5 दिखा तो ये आपस में कट गया और a+1 उत्तर आ गया। ये तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपको यहाँ क्या देखना है कि इस 5 का भाग a में भी लगेगा और इस 5 में भी लगेगा, तो a/5 प्लस 5 आएगा, ये सही है और ये वाला गलत है। आपने 5 से 5 देख के काट दिया, जो कि गलत है। और यहाँ आपको क्या करना है, इस वाले पद में भी 5 का भाग लगाना है, इस वाले पद में भी 5 का भाग लगाना है। तो देखिए, एक बहुपद को एक पदी से भाग देते समय हम अंश के बहुपद के प्रत्येक पद को हर में दिए गए एक पदी से भाग देते हैं। जो ऊपर बहुपद दिया गया है और जिसको एक पदी से भाग देना है, तो उस बहुपद के प्रत्येक पद को नीचे वाले एक पदी से भाग लगाना होता है। क्लियर, समझ में आया। छठी त्रुटि, तो ये त्रुटियां आपको सवाल हल करते समय नहीं करनी है। क्लियर, तो उम्मीद करती हूँ ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस पे आधारित प्रश्नावली 14.1 अगले वीडियो में हम हल करेंगे। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।